हेलो एवरीवन। सबसे पहले थैंक्स टू एवरीबडी जो कुछ भी अपने सपोर्ट वीडियोस के ऊपर दिखाया है उसके लिए। एंड वो वीडियोस को देखने के बाद कई लोगों ने, खास करके जो सेशंस में आते हैं उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक जो काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है आजकल वो है लव एंड रिलेशनशिप्स का, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, गाइडेंस वीडियो बनाने के लिए कहा था। सो हियर इट गोज़। तो बेसिकली हो क्या जाता है खासकर आजकल के टाइम में कि एक 24-25 साल की उम्र में आ गए तो घर में एक टॉपिक निकल जाता है कि शादी कब करना है या इसकी शादी करवानी है, इसके मेल हो फीमेल हो किसी के भी, पूरा यानी जो प्रेशर आ जाता है और घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। इसके पीछे कई रीजंस है कि पहले जो इतना इट वाज नॉट अ वेरी बिग इशू काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन अभी इतना लेवल पे हो गया है कि लिटरली बच्चे भी थ्रेटनिंग फील करते हैं और जो पेरेंट्स लेवल के जो लोग रहते हैं वो काफ़ी एकदम हतबल फील कर जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या क्या है रीजंस इसके पीछे, तो आज के वीडियो में हम ये रीजंस भी समझ लेंगे और उसके ऊपर के कुछ सॉल्यूशंस क्या होंगे वो भी देख लेंगे। प्लीज़ नोट कि ये वीडियो काफ़ी सारे चैप्टर्स में आने वाला है, पार्ट्स में आने वाले, क्योंकि ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, बहुत ही डीप टॉपिक है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर इट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बस 2 पॉइंट बताए हो गया, ऐसा ये टॉपिक नहीं है और काफ़ी सीरियस टॉपिक है। एंड अगेन दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड ओनली टू दोज पीपल हु आर सीरियस अबाउट रिलेशनशिप्स। जो भी लोग रिलेशनशिप्स के बारे में सीरियस है उनके लिए ये वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। तो विल सी एज ग्रुप वाइज के क्या क्या एग्जैक्टली हो जाता है जिसके वजह से इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला एक मिसकॉन्सेप्शन है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन दैट लव एंड सेक्स दोनों भी एक ही है। दे थिंक दैट पीपल थिंक दैट दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। लोग समझते हैं कि प्यार और फिजिकल इंटीमेसी एक ही चीज़ है। सो ये कहाँ से आ गया ये भावना? तो ध्यान रखिए कि जैसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, बड़े होते रहते हैं, तो बार बार एक टाइप का कम्युनिकेशन हो जाता है घर में। समझो क्रोध भाव बहुत बड़ा हैगा, अरे बहुत गुस्सा हो रहा है, आप थोड़ा शांत हो जाओ, कैसे शांत होना है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है। पेरेंट्स लेवल पे होते रहते हैं, फ्रेंड्स लेवल पे होते रहते हैं, कोई बड़े कोई हमारे उम्र के, कभी कभी छोटे भी हमें बता जाते हैं कि गुस्सा बहुत हो रहा है, या फिर हमें इंडिकेट तो कर जाते हैं। अगर बहुत दुख में हो तो दुख के बारे में भी बात की जाती है। खुशी भी हो तो भी दोस्त लोग कहते हैं क्या यार बहुत खुशी में उड़ रहा है। लेकिन जब प्री टीन एज जैसे ही आने लगता है वैसे जो काम भावना उत्पन्न हो जाती है, अलग अलग बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, उसके बारे में कितने लोग बात करते हैं? अब चलो ठीक है, अब जो फिज़िकल चेंजेस है उसके बारे में तो आजकल काफ़ी लेवल पे बातचीत कर दी जाती है, पर इमोशनल लेवल पर जो चेंजेस होते हैं, एक मेंटल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, थॉट लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, वो उस उम्र में बहुत नए रहते हैं। लेकिन उसके बारे में कितने लोग बात करते हैं? बिल्कुल बात नहीं की जाती है। इट इज़ लाइक अ टैबू, नहीं बात करते। जिस तरीके से बाकी भावना को हम कंट्रोल में कैसे रखना है या फिर चैनलाइज कैसे करना है, वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो यहाँ पे नहीं मिल जाती। एंड देन इट गिव्स राइज टू सर्टन मिसकंसेप्शंस, एंड वन ऑफ द मेजर मिसकंसेप्शंस इज द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि प्यार जो एक प्योरली इमोटिव लेवल की चीज़ है, कोई कार्मिक चीज़ है, उसको और फिज़िकल इंटीमेसी जो प्योरली भौतिक चीज़ है, उन दोनों को एक ही समझा जाता है और वो बेसिस बन जाता है आगे रिलेशनशिप्स का। अब जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब के प्रॉपर्टीज़ एक ही है, इनके सिम्टम्स एक ही है और तरीका जो है इम्प्लीकेशन का वो एक ही है। यानी क्या, वो एक वेव में आते हैं। जैसे बाकी सारे भावनाएं वेव्स में आते हैं कि उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, एक पीक रहता है और फिर नीचे आके it subsides and eventually it repeats itself। तो इसी तरीके से काम भावना भी वही है कि एक स्टार्ट रहता है, उसका एक पीक आ जाता है, नीचे चला जाता है। अब जब उसको ही अपना बेस बना दिया समझो रिलेशनशिप का, फिर क्या हो जाता है, एक स्टार्ट हो जाता है रिलेशनशिप का, बहुत अच्छे दिन आने लगते हैं, एक पीक आ जाता है कि हाँ यू आर दी हैप्पीएस्ट इन द रिलेशनशिप, और फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और फिर ये जो डाउन पॉइंट है वहाँ पे ब्रेकअप भी हो जाता है कई बार। लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर से वो भावना आ जाती है,
फिर से हमें इच्छा हो जाती है कि नहीं यार सब रिलेशनशिप में आ जाओ, फिर बढ़ गए, फिर झगड़ा हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर अच्छे दिन आ गए, फिर एकदम मस्त एकदम पीक आ गया, फिर झगड़ा हो गया, फिर टूट गया। तो ये जो ड्रामा शुरू हो जाता है लाइफ में कि समवेयर डाउन द लाइन वी फील कि कितने अच्छे दिन है, आई मीन सच अ नाइस रिलेशनशिप, भले एक ही व्यक्ति के साथ हो। कई लोग हर पीक पे अलग अलग पार्टनर्स रखते हैं, कई लोग एक ही पार्टनर को अलग अलग पीक्स के ऊपर साथ में भी रहते हैं, तोड़ भी डालते हैं। सो उसके वजह से जो हैवॉक क्रिएट हो जाता है इमोशनल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, बहुत ही एक गहरा चोट क्रिएट कर जाता है हमारे अंदर। और उसके इन्फ्लुएंसेस, वो ट्रॉमा के इन्फ्लुएंसेस थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिलेशनशिप्स में अलग अलग तरीक़ों से। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो हट जाए तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं, उसमें से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अपने आप से रिजॉल्व हो जाते, आगे हम देख लेंगे उन्हें। सेकंड पॉइंट, मैरिज की जो कॉन्सेप्ट है उसकी स्टडी ना होना, उसके बारे में अभ्यास न करना। कई लोगों को मैंने सुना है कहते समय कि मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है, पूरे लाइफ लॉन्ग उसका इम्पैक्ट रहता है, लेकिन उसकी स्टडी कितने लोग करते हैं, उसको जानने की कोशिश कितने लोग करते हैं। प्योरली इग्नोरेंस बेसिस के ऊपर जब आप अप्रोच करोगे, उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति नहीं करोगे, नॉलेज नहीं लोगे, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है क्या नहीं है, वो आप स्टडी नहीं करोगे एक तटस्थ भावना से, यानी किसी भी धोखे में बिना आए, किसी भी डर में बिना आए, प्रॉपर स्टडी करना, स्क्रूटिनाइज करना, ये कभी करोगे नहीं तो उसके बारे में जानोगे कैसे। कहते तो हो कि पूरे लाइफ लॉन्ग का सवाल है, लेकिन यू डोंट स्टडी इट अकॉर्डिंगली। तो ये स्टडी न करने के वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। हो क्या जाते हैं कि आजू बाजू के जो नेगेटिव साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट्स जो आ जाते हैं, जो एग्जांपल्स हमें दिखने लगते हैं कि अरे ये शादी में ऐसा हुआ, वो शादी में ऐसा हो गया, ये पार्टनर के साथ ऐसा हुआ, वो पार्टनर के साथ ऐसा हो गया, अरे हो क्या रहा है। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट इट। जोक्स भी वैसे नेगेटिवली आ जाते हैं। शादी कैसी बुरी चीज़ है, शादी के वजह से कैसे बर्बाद होते, उसके नेगेटिव एग्जाम्पल्स, नेगेटिव जोक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कितने बार हमने सुना है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो भी पछता है, नहीं खाए तो भी पछता है। अरे लड्डू के साथ कंपेयर करो, क्या है ये। यानी इवन जोकिंगली भी कितना आपने नेगेटिव एग्जाम्पल ले लिया, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स का क्या, वो रेयरली दिख जाते। तो बिकॉज देर इज़ नो पॉजिटिव मोटिवेशन, हाउ विल यू थिंक अबाउट इट पॉजिटिवली। एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द कॉन्सेप्ट। पूरे मन में से ये सारे नेगेटिव जोक्स और एग्जाम्पल्स को साइड में रख के, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक द कॉन्सेप्ट, द नोशन, द फील ऑफ फैमिली, उसकी शुरुआत हो जाती है, विच इज़ द ग्लू दैट होल्ड्स अ कम्युनिटी टुगेदर। सो फॉर दैट रीज़न it is very important to study the concept of marriage. Now, moving ahead, setting the wrong examples and the wrong priorities while searching for the life partner. जब भी अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, हम लोग हमारे मन में एक छवि बनाते यूजुअली, मतलब एक लिस्ट रहती कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कैसे चाहिए। अब कमिंग टू द अर्लियर पॉइंट एज वेल, जब हमारे अंदर खुद ही एक हम कैसे लाइफ पार्टनर है, या what we want in a marriage, what we should be in a marriage, उसकी छवि जब क्लियर नहीं है, तब लाइफ पार्टनर की क्या क्लियर रहेगी। बट स्टिल कंसिडरिंग कि आपको मालूम है कि मैरिज मतलब क्या और what you want in a marriage, तो आपने लिस्ट बना दी। तो आजकल के जो लिस्ट है, और काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, खास करके काउंसलिंग्स में जब आते हैं कपल्स काउंसलिंग के लिए, तब वो बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है हमें कि कितने सारे मिसकंसेप्शंस है प्रायोरिटीज़ को रखने के लिए, या फिर जिसे अपेक्षा कहते हैं कि हमें क्या अपेक्षा है अपने लाइफ पार्टनर से। तो जहाँ पे लड़कों का सवाल आता है, तो यानी जब लड़के को देखते, तब बहुत पैसा वाला हो तो लड़के से ज़्यादा पेरेंट्स से ज़्यादा खुश हो जाते, बाकी सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देते। देन व्हेन इट कम्स टू द गर्ल्स, तो फिगर अच्छा है, लुक्स अच्छे हैं, तो बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे टिपिकल अरेंज मैरिज में या फिर टिपिकल डेटिंग के टाइम पे जो कुछ भी प्रायोरिटीज़ रखे जाते, दे हैव नथिंग टू डू विद द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। किसी शादी को पकड़ के रखने के लिए या फिर किसी शादी को ब्लूम होने के लिए इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट, उसके लिए दे हैव एब्सोल्युटली नो रोल।
जो कुछ भी प्रायोरिटीज़ हमने रखे, दे हैव नथिंग टू डू विद द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। जो मैरिज को पकड़ के रखे, जो मैरिज को एक ब्लूम करे अच्छे से इन हैप्पीनेस, उससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है ये सारे प्रायोरिटीज़। What actually matters are very different, which we will be seeing in a moment. Now, the next point, unrealistic expectations versus the harsh realities. हो क्या जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शंस, हमने पढ़ाई नहीं की शादी के बारे में, फिर जो गलत प्रायोरिटीज़ रखे हैं, गलत अपेक्षा रखे हुए हैं, जो लव इज़ इक्वल टू सेक्स, वो जो कॉन्सेप्ट मैरिज में भी आ चुकी है कि कई लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि मैरिज मतलब क्या, तो एक परमिशन है, यू कैन ओपनली हैव सेक्स विद दैट वन पार्टनर। वहाँ तक सीमित नहीं है, वो बहुत ही एक छोटी कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है मैरिज में, उसके बारे में पढ़ाई ना करना, उसके बारे में समझ ना लेना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सो ये सारी चीज़ों के वजह से जो आगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाते हैं, उसके वजह से लगता है कि क्या बात है, हैप्पीली एवर आफ्टर हम जिएंगे। जो शादी का फंक्शन हो जाता है, देर आर मेनी पीपल हु एक्चुअली कंसिडर दैट फंक्शन, जो कार्यक्रम जो हो जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे रस्म्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोटोज़ खींचे जाते हैं अलग अलग पोज में, वो जो कार्यक्रम है दैट इज़ मैरिज, ऐसा समझा जाता है। वेर एज इन रियलिटी दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ मैरिज, दैट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ एन एडवेंचर, ऑफ अ जर्नी। ये कोई समझ ही नहीं लेता है। सबको लगता है कि वो हो जाएगा, बस हो गई, ज़िंदगी सेट हो गई। नो। और जब हार्श रियलिटीज़, हार्श ट्रुथ जब आ जाते हैं, तब एकदम हफ़क हो जाते हैं सब लोग, फिर झगड़े हो जाते हैं। अरे शादी के बाद ऐसा होता है, मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे बता के भी क्या फ़ायदा, आपको पढ़ाई तो करनी है ही नहीं उसके बारे में, आपको तो बस फ्लो में जाना है। वो जो प्लेजर वाला फ्लो रहता है, वो जो प्रोग्राम्स रहते हैं, सेल्फी रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बट नेचुरली तकलीफ़ तो होगी ही ना। और फिर जैसे ये सारे हार्श रियलिटीज़ अचानक से आंख के ऊपर पूरी तरीके से आ जाते हैं, तब वी बिकम वेरी ओवरवेल्म्ड, और फिर एंड में क्या हो जाते हैं, तो डिवोर्स हो जाते हैं। इसलिए डिवोर्स के प्रमाण भी बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेगेटिव पेरेंटल इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स का बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना। अब इसकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ कि जो जनरेशन 1920 to 50 के बीच में पैदा हुई थी, द कोर पर्पस, जो रीज़न था, जो कारण था उनको बच्चे पैदा करने का, इट हैज़ ऑलवेज बीन अराउंड लेगेसी, यानी एक वंश परंपरा जो रहती है कि नहीं मेरा बच्चा आगे जाके XYZ करेगा। लड़के भी हो गए तो ठीक है, वो जनरेशन के हिसाब से सोच रहते थे कि पराया धन है या फिर किसी और के घर के, लेकिन उसका भी वो वंश बढ़ाने वाली है। तो उस मेंटालिटी से की वजह से एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उनको एक आइडेंटिटी दी जाती थी। देयर वॉज समथिंग सेंटिमेंटल अटैचमेंट किसी न किसी तरीके के टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। लेकिन उनके बाद की जो जनरेशन है, यानी 1950 to 70 के बीच में बॉर्न जो जनरेशन है, तो उनके जो कोर पर्पसेस है वो चेंज हो गए। द थिंग इज़ दैट ड्यू टू द गुडविल ऑफ द अर्लियर जनरेशन, 1920 to 50 के बीच की जनरेशन के गुडविल के वजह से उन्होंने एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सपोजर दिया था, एक सर्टन लेवल ऑफ अलाउंस कि नहीं तुम्हें करियर में जो करना है वो करो। कई एग्जाम्पल्स हमने देखे कि ये जो आगे के जनरेशन को उन्होंने जो कुछ भी करने दिया, भले उनको समझ में ना आए, लेकिन उन्होंने उनको करने दिया कि नहीं आप करो, इस हिसाब से जाओ, ऐसा करो, जिसके वजह से ये आगे के जनरेशन ने काफ़ी प्रगति की, उनको काफ़ी तारीफ़ भी मिली। और वो तारीफ़ के वजह से क्या हो गया कि उनका जो प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा जो मन में बैठ गए कि दे आर लाइक ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस इन द जनरेशन बॉर्न बिटवीन 1950 and 70, उनके मन में ये बैठ गया कि नहीं प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, उसके लिए ही मुझे सब कुछ करना है। तो बच्चे भी पैदा क्यों किए, तो प्रतिष्ठा के लिए किए, नॉट आउट ऑफ लेगेसी। इसलिए हमेशा वो जनरेशन के मुंह में से कुछ डायलॉग्स हमेशा सुनने को है कि जब बच्चे पैदा हो गए तो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियरिंग बनेगा या फिर MBA करेगा, ये करेगा, वो करेगा। क्यों? नॉट बिकॉज द चाइल्ड वांट्स इट। अरे वो तो बच्चा, उसको क्या मालूम क्या चाहिए, वो आगे जाके दुनिया में एक्सप्लोर करेगा तब पता चलेगा। लेकिन ये जनरेशन ने ऐसा कहा प्रतिष्ठा के लिए, नहीं मेरा नाम रोशन होना चाहिए।
फिर यही कॉन्सेप्ट आगे जाके जैसे हर एक बच्चे के एक्शंस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो गई, उसी तरह शादी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डीपली इन्फ्लुएंस करने लगी है वो, कि शादी भी क्यों हो जाए तो प्रतिष्ठा के लिए, मेरे प्रतिष्ठा को कुछ नहीं हो जाए, बाकी मेरे बेटे या बेटी के मानवावस्था गई भाड़ में, मेरे बेटे और बेटी क्या चाहती वो गया खड्डे में, मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। यही उनके मन में जो बैठा है 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन बॉर्न बिटवीन 1950 एंड 70 के मन में इतना स्ट्रांग है कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लेवल पर डिसीजंस के ऊपर हो गया, बच्चों के ऊपर। इसलिए जो शादी के समय बहुत सारे झगड़े क्यों हो जाते कि कैसे भी करके बेटे या बेटी की शादी कराओ, एक बार वो शादी हो जाए तो जो भी लोग आएंगे वो कार्यालय में, यानी वो फंक्शन देखने के लिए, वो उनके सामने मैं बता सकूँ कि देखो ये मेरे जमाई, ये देखो ये मेरी बेटी, देखो किसके साथ शादी कर रही है, मेरा बेटा देखो एक ऐसी कितनी सुंदर लड़की के साथ शादी कर रही है। ये बताने के लिए, प्रतिष्ठा, उसके लिए ये शादियाँ की जाती है। ये उनके मन में रहता है जब वो शादी कराते हैं, और ये कई सारे केसेस में बार बार दिखाई दे गए। एंड बच्चे क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे उसके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहते हैं। एक बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो मैंने देखे उसमें क्या हुआ है कि जो ये जनरेशन है पहले वाली, तो उनमें काफ़ी झगड़े हुए रहते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ ब्रोकन फैमिली, मेनली बिकॉज आइदर द मेल और द फीमेल, मोस्टली द मेल वो एडिक्ट रहते काफ़ी, तो उनको मालूम रहता है, खास करके जो मदर रहते हैं उनको मालूम रहता है कि एडिक्शन इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय अ फैमिली। लेकिन जब खुद के बेटी के लिए, बेटे के लिए जब वो रिश्ता देखने चाहते तो वो एडिक्शन का पॉइंट ही पूरा निकाल देते हैं साइड में, यानी लिटरली इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि पैकेज बहुत बड़ा है, यानी लोगों को बताने के लिए, हाँ मेरी बेटी देखो मैंने उसके ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करवा दी, कितना कमा रहा है वो, ये बताने के लिए बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, स्क्रूटिनाइज भी नहीं किया जाता है। सो दिस इवेंचुअली हो क्या जाता है, फिर भले ही अंडर प्रेशर आके भी बच्चियाँ जब शादी कर देते हैं, आगे जाके उनको तकलीफ़ ही होती है, बिकॉज द पेरेंट्स डोंट केयर अबाउट इट। उनको सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की पड़ी है। बच्चों को भी नहीं मालूम, जो इग्नोरेंस लेवल जिस लेवल का है, जो स्टडी कभी किया नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं, न जेन्युइन एग्जाम्पल्स है आजू बाजू में, तो वो कैसे प्रॉपर डिसीजन ले। लोग बिंदास बोल देते कि ये नहीं, ये पीढ़ी कितनी भटकी हुई है, मार्ग से हटी हुई है। किसने भटकाया इस पीढ़ी को मार्ग से? किसने गाइडेंस ठीक से नहीं किया? अब जो 1920 to 50 वाली जनरेशन है उन्होंने बराबर गाइडेंस किया, जहाँ पे जो चीज़ों के बारे में उनको मालूम नहीं रहा होगा तो उसके लिए उन्होंने उनके बच्चों को छूट दी कि नहीं हमें आपके ऊपर भरोसा है। लेकिन आगे के जनरेशन के 80 to 90% पॉपुलेशन जब बच्चों को इतना लेवल पे कंट्रोल करने लगे तो वो कैसे अपना ये करेंगे, ग्रोथ कैसे करेंगे? हाउ विल दे नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड? हाउ विल दे क्रिएट देयर ओन कॉन्सेप्ट्स? खुद के कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाएंगे? खुद की ज़िंदगी कैसे बनाएंगे जब हर चीज़ के ऊपर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होता होगा तो? So, parental influence, that is one of the most major factors that has been the reason कि marriages क्यों इतने लेवल पे टूट रहे हैं। नेक्स्ट, मैल प्रैक्टिसेस और मिस इन्फॉर्मेशन। अब शादी को लेके काफ़ी सारे मैल प्रैक्टिसेस भी होते रहते हैं, जो खास करके ईगोइस्टिक बच्चे रहते हैं। इट में भी मेल और फीमेल दोनों भी अलग अलग तरीके से अपने अपने मैल प्रैक्टिसेस करते हैं। जो खास करके मेल्स रहते हैं वो दे यूज़ मैरिज एज अ टूल फॉर मैनिपुलेशन, कि अलग अलग तरीके से कैसे मैं इसके लाइफ कंट्रोल में रखूँ, इसको कैसे तकलीफ़ दूँ, चाहे वो व्यसन में भी हो तो भी वो कैसे झूठ बोल के शादी करने के बाद पूरा दे जस्ट प्ले अराउंड विद द फीमेल्स उनके फैमिली के साथ। दहेज का भी इशू आज भी है, नहीं है ऐसा नहीं, काफ़ी लेवल पर है। और भी तरीके से तकलीफ़ जानबूझ के भी दी जाते हैं नार्सिसिज्म के द्वारा। एक विशिष्ट मेंटालिटी, यू कैन गूगल इट एंड फाइंड आउट अबाउट इट एज वेल। और वो जब मैरिज में आ जाए, अगर अपना लाइफ पार्टनर नार्सिसिस्ट निकले तो और भी ज़्यादा लेवल पे तकलीफ़ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो मेजर रीज़न कि डाउनफॉल क्यों हो रहा है मैरिज के कॉन्सेप्ट्स का, बिकॉज ये एग्जाम्पल्स के वजह से पीपल टेंड टू कि अरे इससे अच्छा मैं शादी ना करूँ।
जहाँ पे फीमेल्स का सवाल आ जाता है, एक शादी का धंधा नाम का कॉन्सेप्ट जो मैं कहता हूँ, जहाँ पे जो लीगल सिस्टम है, हमारे लॉ सिस्टम जो है, उसका मिसयूज़ किया जाता है। 498A जो डाउरी का लॉ है वो भी, डीवी और भी कॉन्जुगल राइट्स वाला जो लॉ है, ऐसे कई सारे क्लॉज जानबूझ के डाले जाते हैं विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनीथिंग, एंड दे आर यूज्ड एज अ टूल कि पैसा निकालने के लिए। अभी इसमें शॉर्ट टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स दोनों रहते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स में बच्चे नहीं होने देते। शादी के बाद मोस्टली अरेंज मैरिज में वो देखा जाता है कि कैसे फैमिली, उस हिसाब से शादी करके मे बी इन अ मंथ और 2 सीधा झगड़ा शुरू कर देते, कुछ ना कुछ, दे डोंट नीड अ एक्सक्यूज़, कर देते झगड़ा, मैके आ जाते, फिर वहाँ से केस डाल देते, 498A का डाले या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का डाल देते और कुछ भी क्लॉज लिखते। दे डोंट नीड टू पुट एनी प्रॉपर क्लॉज इन इट एज वेल। वो क्लॉज डाल दिए और फिर एक्सटॉर्शन की तरह वो मांगते हैं, और लॉ सिस्टम इज़ कम्प्लीटली फ्लॉड व्हेन इट कम्स टू दैट। अभी कुछ थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर भी चेंजेस हो रहे हैं, बट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इनफ टू सिक्योर यू फ्रॉम दीज थिंग्स। तो इस वजह से पुरुष बहुत दहशत में आ जाते हैं कि वो, एंड देयर इज़ नो चॉइस कि आपको इधर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मोस्टली हो जाता है। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट इज़ यूज्ड फॉर दैट, बट इवेंचुअली यू हैव टू स्पिल आउट द मनी, पूरा पैसा देके ही वो मिटाना पड़ता है, और फिर वो लड़कियाँ और एक बकरा ढूंढते काटने के लिए। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान में थोड़े बच्चे भी हो जाने देते, फिर ये झगड़ा करते, एक प्रेशर माउंटअप क्रिएट करते, सालों साल से वो प्रेशर माउंटअप करते, फिर केस डालते, और फिर अगेन लॉन्ग टर्म प्लान है तो उनको मेंटेनेंस जो है वो बल्क में नहीं चाहिए रहता है, मंथली चाहिए रहता है कि बच्चों के लिए भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक्सक्यूजेस क्रिएट कर दी जाती है। और फिर अलग अलग तरीके से मेंटेनेंस भी लेते हैं, और ज़्यादा बढ़ जाए चीज़, अगर कंटाला आ जाए तो फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे करें, या फिर कोर्ट में फ़ाइट करने वाले लोग रह गए तो उसमें भी आउट ऑफ कोर्ट दे यूजुअली प्रेफर दैट कि ठीक है चलो बख्श दिया, बहुत सारा पैसा निचोड़ के पूरा खाली कर दिया, अब छोड़ दिया इसको, और फिर वैसा करके वो बच्चे को भी अपने कस्टडी में ले लेते, पैसा भी ले लेते, एंड देन दे थिंक, वो एक इम्प्रेशन में रहते हैं कि अभी आगे जाके ऐश करेंगे हम लोग। दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है, घूम फिर के आ जाते, और कई लोगों को मैंने इसमें बर्बाद होते समय देख लिया है, लेकिन नहीं समझते। तो ये जो मैल प्रैक्टिसेस है उसके वजह से जो दहशत क्रिएट हो गई, जो टेरर क्रिएट हो गया है मन में, उसके वजह से बहुत सारे लोग हैं जो दे आर लाइक नहीं करना है, शादी के इसमें पढ़ना ही नहीं है मुझे, क्या पता मैं कैसे डिटेक्ट करूँ। आप बता सकते हो, यानी मैंने बच्चों को सुना, वो पेरेंट्स को क्वेश्चन करते कि कैन यू टेल अस, आप बता सकते हो कि ये जो सामने वाली व्यक्ति है, दो ही बार आप मिल लोगे उसके साथ बातचीत करने में, कैसे पता कर लोगे कि ये ऐसा नहीं करेगी। सो ये फीमेल काउंटर पार्ट है मैल प्रैक्टिसेस का, विच इज़ अ मेजर रीज़न कि ये शादियों में इश्यूज़ क्यों हो जाते हैं, या फिर शादी के टूटने क्यों लगे, उसमें पढ़ने ही क्यों, यानी उससे दूर ही क्यों होने लगे लोग। एंड नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशंस। आई नो बहुत ही मन के ऊपर प्रेशर आया होगा रहेगा आपको कि अरे बाप रे इतना सब कुछ है। कई लोगों ने सोचा जो यंगर साइड पे, अरे कभी सुना भी नहीं था, इतने सारी चीज़ें हो रहे हैं। ट्रू कि ये काफ़ी बड़े लेवल पे है, बट there is also bright side to things. There are also solutions to the problems as well. So let's see them one at a time. So सबसे पहला जो solution रहेगा, रिसर्च करो, अंडरस्टैंड करो, स्टडी करो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज का। ये जो अलग अलग मिसकॉन्सेप्शन है कि लव एंड सेक्स आर वन एंड द सेम थिंग, वो सबसे पहले वो दिमाग में से हटाओ। मैरिज इज़ नॉट ओनली अबाउट सेक्स, रिलेशनशिप्स आर नॉट ओनली अबाउट सेक्स, वो एक बहुत ही अलग पार्ट है, उसके बारे में और एक अलग सेशन हम लेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखो कि थिंग्स आर मच मोर देन दैट, इट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। आप कैसे एक टीम बन के जिम्मेदारी को हैंडल करते हो, कैसे आप दोनों मिलके एक दूसरे के खुशी को देखते हो, टू सी ईच अदर नॉट एज योर ओन पर्सनल प्रॉपर्टीज़। ये जो मिसकंसेप्शंस के वजह से आप एक दूसरे को अपने खुद की प्रॉपर्टी की तरह देखना बंद करो और इंसान की तरह देखो।
तो ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों करना चाहिए, वैसे इंसान की तरह क्यों दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें में स्टडी करो। अगर आप सच में सोचते हो कि ये ज़िंदगी भर का सवाल है तो यू कैन एटलीस्ट इन्वेस्ट सम टाइम इनटू दैट। सो स्टडी द कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मेडिटेशन में से हो, किसी और प्रैक्टिस की तरह अपने अंदर झांक के देखो कि क्या क्या साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग्स है, क्या क्या संखारा है, क्या क्या संस्कार है जो आपको पीछे पकड़ के रख रहे, जो आपके रिलेशनशिप्स के कोर कॉन्सेप्ट को पूरा हैम्पर कर रहे, ट्रस्ट करने को हैम्पर कर रहे, वल्नरेबिलिटी को हैम्पर कर रहे। हर एक चीज़ को स्क्रूटिनाइज करो कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है। समझ के लो कि ये मैरिज की कॉन्सेप्ट क्या है और उसको इम्प्लाई करने में क्या क्या दिक्कत है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बारे में आपके क्या पर्सपेक्टिव है। A to Z सारी चीज़ों को अंदर से स्क्रूटिनाइज करो और उसमें से जो आपको पर्सनली भी जो खींच रहा रहेगा उसको भी निकाल दो, और जो भी रिलेशनशिप्स में आने के लिए आपको रोक रहा रहेगा या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जो आपको अटका रहा होगा कोई भी चीज़, उसको हटा दो। एक बार वो हो जाए, एक बार सारे कंडीशनिंग निकल जाए, इवन लव इज इक्वल टू सेक्स, वो भी आपको निकालना होगा। तो बट नेचुरली आपको अंदर झांक के देख के जो भी है ये वासना क्या है, ये काम भावना क्या है जिसके मैं इतने हार जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो क्या है, उसका अच्छे से स्टडी करो और उसको निकाल दो। बाइफरकेट लव एंड सेक्स, दोनों को अच्छे से बाइफरकेट कर दो और फिर देखो क्या क्या चेंजेस हो जाते। इमोटिव लेवल पर, सेंटिमेंटल लेवल पर क्या हो रहा है हमारे अंदर, पहचान लो, खुद को पहचान लो। फिर सामने वाला इंसान जब अप्रोच करे, आपकी तटस्थता रहेगी तो आप भी बराबर से पहचान पाओगे कि इंटेंशन क्या है सामने वाले बंदे का या बंदी का आपको अप्रोच करने के लिए। एंड देन यू कैन चेंज थिंग्स अकॉर्डिंगली। यू कैन सिलेक्ट थिंग, चूज थिंग, फिल्टर आउट पीपल बेस्ड ऑन दैट। देन इवेंचुअली धीरे धीरे करके आप बराबर से आपको जो हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, आपको जो एक टीम जैसा महसूस करवा दे, वैसे लाइफ पार्टनर के पास इवेंचुअली आप आओगे ही। इट इज़ अ बट नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए जो स्क्रूटिनाइजेशन करते होगे, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, आप डेटिंग पे जा रहे हो या फिर किसी को देखने को जा रहे हो, जा रही हो, तभी ये बात ध्यान में रखना कि आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन, सही सवाल पूछो। और वो सवाल पूछने से पहले वही सवाल पहले खुद को पूछो। फॉर एग्जांपल, मैरिज की कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगर आप पूछोगे तो काफ़ी सारे बाइफर्केशंस वहीं पे हो जाते हैं। सामने वाले के इंसान की क्या एक्चुअली मोटिव्स है वो सारे बाहर आ जाते हैं, प्रोवाइडेड आपके खुद के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे टाइप के और भी सवाल है, मैं अभी सभी के सभी वीडियोस के ऊपर नहीं बताऊंगा, वरना उसके ऊपर काउंटर स्ट्रैटेजीज पहले ही जो नार्सिसिस्ट लोग हैं वो पहले ही रेडी हो जाएंगे, वो सतर्क हो जाएंगे। बट दिस इज़ अ गुड स्टार्ट कि शादी की कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है वो खुद भी जान लो और फिर उस हिसाब से वो पूछो, और उसके आगे यू कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस, बट आस्क द राइट क्वेश्चंस। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है वो काम नहीं करते। कितना कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे हो, प्रॉपर्टी कितना है। इनफैक्ट अगर कोई आपको प्रॉपर्टी पूछ रहा होगा तो इट इंडिकेट्स कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी एंड पैसा देन यू एज अ ह्यूमन बीइंग। नो डाउट पैसा, प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, हमें जीने के लिए लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, दैट इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स दैट यू बोथ एज अ टीम कैन वर्क ऑन इट। दोनों एक टीम बन के काम करके सारा पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ कमा सकते हो, बराबर आपका खुद का ग्रोथ कर सकते हो। और वो जो ग्रोथ है ना, उसमें बहुत बहुत एक अलग सा एडवेंचर है, बहुत अलग सा मज़ा है कि जब साथ मिलके आप ग्रोथ करते हो। प्रॉब्लम तब हो जाता है कि जब सब मिला है तो उसके ऊपर सारा क्लेम्स करने में ही पूरी ज़िंदगी आप बिता देते हो। सो थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन इट, गेट द कॉन्सेप्ट्स क्लियर, गेट द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द माइंड। अच्छे से अपने क्वेश्चंस फ्रेम करो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और उस हिसाब से आप अप्रोच करो मैरिज को। ये इजी हो जाएगा जब आप सोल्यूशन का जो फर्स्ट सोल्यूशन मैंने बताया कि स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, वो अच्छे से करोगे तो अपने आप से आपको वो क्वेश्चंस बराबर से पता चल जाएगी कि क्या एग्जैक्टली पूछने, जिसके वजह से वो कॉन्सेप्ट साकार हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न टू डिटेक्ट द मैल प्रैक्टिसेस। जो भी मैल प्रैक्टिसेस होते रहते, कोई ईगोइस्टिक इंसान हो, कोई शादी का धंधा करने वाली लड़की हो,
उनको कैसे डिटेक्ट करना है। जब आप भले ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों में ये पाए जाते हैं और इसके केसेस बहुत ही ज़्यादा लेवल पर बढ़े हुए हैं, घर घर में ये दिखाई देता है। तो उनको सबसे पहले डिटेक्ट करना सीखो, एंड इट इज़ वेरी इजीली पॉसिबल टू डू दैट। तो आपको बेसिकली क्या ढूंढना है कि एक विशिष्ट प्रकार की मेंटालिटी है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक बिहेवियर ट्रेट जिसे ओवर पैम्पर्ड कहते हैं। जो लोग ओवर पैम्पर्ड है, जिनको बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से बढ़ाया गया है, जिन्होंने कभी ना ये लफ्ज़ अपने पेरेंट्स के तरफ से सुने ही ना हो, ये जो मनोवृत्ति उनकी पैदा हो जाती है, वो लोग ऐसे मैल प्रैक्टिसेस ज़्यादा करते हैं। शादी इज़ अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। आई नो कि बहुत सारे लोग गालियाँ देंगे मुझे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं क्यों लूँ, मैंने इतने सारी पढ़ाई की है, ये किया है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। सो फर्स्ट इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना मतलब एग्जैक्टली क्या। जब आप पैदा होते हो तब आपके सुसु पॉटी जो है वो आपके पेरेंट्स साफ करते हैं, बट इवेंचुअली व्हेन यू ग्रो अप यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सुसु एंड पॉटी। और बड़े हो गए, पेरेंट्स नहाते हमें, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आपके नहाने की। पहले पेरेंट्स बैठ के हमें पढ़ाई सिखाते, इवेंचुअली आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो पढ़ाई की, इवेंचुअली आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आपके खुद के कमाई की, यानी जॉब करके हो या बिजनेस करके हो, वॉट एवर योर करियर पाथ, उसमें से आप जैसे पैसा कमाते हो, यू बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग इंडिविजुअल ऑन अ फाइनेंशियल लेवल। वैसे इमोटिव लेवल पर भी, साइकोलॉजिकल लेवल पर, अलग अलग जो हेल्थ के ब्रांचेस है, यू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। वाई? बिकॉज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज योर सेल्फ। जिम्मेदारियाँ खुद उठाते हो उन सारी चीज़ों के। उसी तरीके से जब शादी का समय आ जाता है, वेदर यू चूज़ और नॉट टू चूज़, इफ़ यू आर चूजिंग कि नहीं मुझे शादी करने हैं, तब आप एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो कि एक जो यूनिट ऑफ घर है उसके जिम्मेदारियाँ आप दोनों मिलके, जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो दोनों मिलके उठाने वाले हो। तो दिस इज़ व्हाट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल अबाउट। और ये जो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओवर पैम्पर्ड चिल्ड्रन, दे बोथ आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। पूरी तरीके से वो ऑपोजिट जाते हैं, क्योंकि ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड ने कभी जिम्मेदारी ली ही नहीं। उनके मन में ये फिक्स किया गया है कि जो कुछ भी जिम्मेदारी है, आजू बाजू में जितने लोग हैं वो पैदा इसीलिए हुए कि मेरे सारी जिम्मेदारी उठाए। और जब आगे जाके नेचुरली जब शादी के से रिलेटेड जिम्मेदारी आती है, उनकी सोच यही रहती है कि मैं कैसे ये टाल दूँ। उनकी यही सोच रहती है कि बाय हुक और क्रुक किसी भी मैल प्रैक्टिसेस के द्वारा कैसे भी करके ये कैसे मैं हटा दूँ, क्योंकि बाकी लोगों की जिम्मेदारी है मुझे संभालने की, मेरी नहीं। तो जो हमें बिगड़े हुए बच्चे दिख जाते कि जिन्होंने कभी ना सुना ही नहीं हो, दे विल ऑलवेज ट्राई टू मैन्युपुलेट। वो हमेशा आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी तरीके से आपको तकलीफ़ में रखने की कोशिश करेंगे, आपको सुख से जी नहीं सकेंगे। आपका जो सुख है वो उनको बहुत तकलीफ़ दे जाता है। अगर उनका सेंस ऑफ कंट्रोल ना हो चीज़ों के ऊपर, उनको बहुत तकलीफ़ हो जाता है। इसलिए उनकी एम्पैथी लेवल भी बहुत डाउन हो जाती है। जो शादी का धंधा करने वाली लड़कियां भी रहती है कि वो उनकी सोच ही वही रहती है। वो मोस्टली 99% ओवर पैम्पर्ड लड़कियां ही होती है जो ये शादी का धंधा करती है। वो उनकी सोच यही रहती है कि पति यानी क्या है, ऑब्जेक्ट है उनके लिए। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन वैसे ही ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मैन हो गया। मीन्स टू एन एंड है वो। मुझे पैसा मिल गया कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। पैसे से तो मतलब है, दुनिया पैसे से तो चलती है। ये कॉन्सेप्ट इतना गहराई से मन में पहुंचा हुआ है कि एथिक्स, ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, इन सब को चीज़ को आग लगा दी उन्होंने। और मोस्ट ऑफ केसेस में पेरेंट्स को भी वो दे आर ओके विथ इट, उनको भी चलता है। कई लेवल पे पेरेंट्स कुछ साथ भी देते हैं और भी टिप्स और ट्रिक्स देते कि वो सक्सेसफुली कैसे हो जाए। अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ कर देते उनको अच्छे से सक्सेसफुली वो सारे मैल प्रैक्टिसेस करने के लिए, जिस वजह से और भी तकलीफ़ हो जाती है। सो इफ़ यू डिटेक्ट दिस ओवर पैम्पर्डनेस, वो जो आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर में, यू कैन ईजिली स्टेप अवे फ्रॉम दैट। और किस तरीके से सवाल पूछते हो उसके ऊपर सब कुछ है। अगर आप सही तरीके से सवाल पूछोगे, डिटेक्ट करोगे कि वो ओवर पैम्पर्डनेस है,
अनदर क्वालिटी दे हैव इज़ दे आर हाईली ईगोइस्टिक, उनके ईगो को थोड़ा टोच के देखो, नोच के देखो क्या हो जाता है। उस तरीके से सवाल पूछोगे आपको बराबर पता चल जाएगा, भले ही 2 गालियाँ वो देंगे लेकिन यू विल बी सेफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम देम। तो ये और भी टेक्निक्स है, अगेन मैं सारे के सारे नहीं बताने वाला हूँ वीडियोस के ऊपर, ये बहुत ही कॉमन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट रहना चाहिए, इसके लिए ये टेक्निक्स बता रहा हूँ, जिसके वजह से मैल प्रैक्टिसेस करने वालों से आप दूर रहोगे, ओवर पैम्पर्ड चिल्ड्रन से आप दूर रहोगे, और यू विल हैव अ स्कोप कि आप राइट डायरेक्शन में जा पाओगे। जो रिसर्च आपने किया है उसके बेसिस के ऊपर आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। एंड आई नो कि ये बहुत ही मुश्किल समय है खास करके यंग जनरेशन्स के लिए, क्योंकि ना पेरेंटल सपोर्ट है, पेरेंट्स भी जो गाइडेंस फैक्टर होना चाहिए वो 80 to 90% घरों में तो बिल्कुल नहीं है। आजू बाजू में जेन्युइन एग्जांपल्स भी नहीं है कि उनको रेफ़र करके नहीं मुझे ऐसा चाहिए, नेगेटिव एग्जांपल्स ही आजू बाजू में भरे हुए। तो ऐसे समय में पढ़ाई करना, स्क्रूटिनाइज करना, खुद के डिसीजन प्रवाह के विरुद्ध जाके लेके फिर अपने आप को खुद को एस्टैब्लिश करना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम खुद प्रवाह के विरुद्ध जाके ही काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। ये सिनेरियो में जो है सेशन में आने वाले और जो करीबी है वो जानते हैं इस बारे में। टिल नाउ आई एम फेसिंग द रिपरकशंस, बट लड़ते ही रहना है, और उसमें से इवेंचुअली थ्रू एग्जाम्पल्स आई कैन गिव यू दैट उसमें से धीरे धीरे करके बाहर यानी बाहर पढ़ के आप बराबर से आपकी लाइफ सेटल कर सकते हो। शादी यानी ऐसा लड्डू नहीं है जो खाए और तो भी पछता है, नहीं खाए तो भी पछता है, वो लड्डू नहीं है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी नोबल कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी हैप्पीनेस गिविंग कॉन्सेप्ट अगर उस तरीके से अप्रोच करोगे तो। प्रॉब्लम है कि 2 जन रहते हैं ना, सिर्फ अकेले सोच के वैसा नहीं है। यू हैव टू सर्च द राइट काइंड ऑफ पार्टनर, यू हैव टू सर्च समवन हु इज़ रेडी टू फाइट विथ यू एज अ टीम, नॉट फाइट अगेंस्ट यू। कॉन्फ्लिक्ट करने वाला नहीं, टीम वर्क करने वाला चाहिए। तो थोड़ा आजकल के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा आपको, ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा, तब जाके सब जगह पे ऐसे फैले हुए हैं तो बट नेचुरली ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल होप्स मत छोड़ देना कि नहीं कोई है ही नहीं, पूरा बर्बादी है। जस्ट सर्च, कीप ऑन सर्चिंग टिल यू फाइंड दैट सिक्योर जोन। अपनी एक लाइन ड्रॉ करो कि नहीं मुझे लाइन क्रॉस करनी नहीं है, ये सब होगा तभी सब अच्छे से होगा, और होगा। खुद को भी एनालाइज करो, सामने वाले इंसान को भी एनालाइज करो, एंड मेक श्योर दैट यू हैव इट इज़ गोइंग टू बी अ फाइट, सो फाइट टुगेदर, बी टुगेदर एंड बी हैप्पी टुगेदर। इस नोट के ऊपर ये वाला जो सेशन है वो मैं फ़िलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। और भी डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे, नो डाउट। ये एक बहुत ही लंबा विषय है, बहुत ही गहरा, और आजकल के ज़माने में तो बहुत ही ज़रूरी वाला विषय है इसके ऊपर बात करना, लेकिन सभी चीज़ें मैं एक सेशन में नहीं डाल पाऊँगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको जैसे आगे और सेशंस आ जाए, इसी तरीके के और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिनके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आई होप कि सभी लोग कुछ ना कुछ तो सोच के, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ के डिसीजंस, चॉइसेस चेंज करके एक प्रॉपर डायरेक्शन पे आ जाए। एंड आई रियली विश दैट एवरीबडी बिकम्स वेरी 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 हैप्पी इन देयर लाइफ, एंड ऑल द बेस्ट टू दैट। थैंक यू।